गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका परसों पेपर है और पेपर है आपका सोशल साइंस का 7 मार्च को। तो मैं आपको जो है वन शॉट डेमोक्रेसी या सिविक्स के जितने भी चैप्टर हैं वो आपको कवर अप करने वाला हूं। और इसके अलावा जो है आप ये वीडियो तो ज़रूर देखिएगा जो मैं आपको सिविक्स समझाने वाला हूं। इसके अलावा कल हमारी क्लास ऑनलाइन है जो पेपर बेस है, जो 2026 का आपका सोशल साइंस जो है पेपर आने वाला है वो बिल्कुल उसी के फॉर्मेट में हमने पेपर को डिस्कस किया हुआ है। अब कल लाइव आके 4 से 7 के बीच में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और इससे पहले देख लेते हैं हम लोग सिविक्स में कौन कौन से चैप्टर मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए एक बार इस पर निगाह मार लेते, देखते हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको पेपर डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझाया हुआ चैप्टर फर्स्ट है पावर शेयरिंग, सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर थर्ड है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर नंबर 4 है पॉलिटिकल पार्टी और चैप्टर नंबर 5 है डेमोक्रेसी। तो हम लोग चलते हैं इनको सिंगल सिंगल इनको देखते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको डीपली सारी नॉलेज जो है इसमें दे रखी है। और इसको पढ़ना आपको बिल्कुल ज़रूर है, ध्यान से इसको आपको सुनना पड़ेगा, तभी आप लोग अपने पेपर का जो है बिल्कुल टाइटल से एंड तक जो है एब्रीवेशन आपका जो कंक्लूजन है वो आप लोग डायरेक्टली ढंग से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने पेपर की तरफ, इसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग, अगर आप लोग कहो पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग हम लोग घर से ही स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से तो बाद में करेंगे। पावर शेयरिंग घर से, फादर है, हेड है, मदर है। फादर के घर में ना रहने पर सारा काम मदर पे आ जाता है। फिर उसके अलावा घर के बड़े भाई होते हैं उन पे आ जाता है, घर की बड़ी सिस्टर है। तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या बेनिफिट है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है वर्कलोड कम हो जाता है, बर्डन कम हो जाता है। उसके अलावा हम काम अपना अच्छी तरीके से कर लेते हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, हम लोगों ने बना दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, क्यों बनाई? क्योंकि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट तरीके से काम कर सके। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम प्रेसिडेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में सीएम गवर्नर है, और लोकल गवर्नमेंट जिसको हम रीजनल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ये दो टाइप्स की गवर्नमेंट है। एक तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर जो है आपका इसमें सिटीज में है, दूसरा रूरल एरिया में, यानी अर्बन और रूरल एरिया में दोनों को पावर अलग अलग बांट दिए। बांटना जरूरी है पावर, काम को हम लोग तरीके से करना चाहते हैं तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब मैं पढ़ाता हूँ पॉलिटिकल साइंस, कोई टीचर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, कोई पढ़ा रहे हैं सोशल साइंस, कोई पढ़ा रहे हैं आपका जो है फिजिक्स। तो सारे टीचर अलग अलग होंगे तभी तो काम चलेगा। कोई एक टीचर अगर ये कह ले कि मैं अपना जिम्मा ले लूं पूरा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, नहीं हो सकता। तो पावर शेयरिंग का मेन मतलब यह है, डेमोक्रेसी को अगर पावरफुल बनाना है तो आपको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हर हाल में करना पड़ेगा। कोई एक पर्सन जिम्मेदारी लेकर काम नहीं कर सकता सभी चीजों का। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूट। अब देखिए राजा महाराजा भी थे, वो भी अपने मंत्री बनाते थे, वो भी सेना बनाते थे, वो भी हेड कमांडर बनाते थे। क्यों बनाते थे? ताकि वो रिलैक्स फील कर सके, बाकी काम वो अच्छे से कर सके। सारा काम आदमी एक साथ करेगा, एक ही टाइम पे करेगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या चीज है। तो यहाँ पर देखा गया पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन। अब डिफरेंट ऑर्गन क्या है? डिफरेंट ऑर्गन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इन तीनों के फंक्शन अलग अलग है। लेजिस्लेचर क्या करती है? कानूनों को बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? कौन से कानून देश के लिए जरूरी है वो पास करवाती है और कानूनों को लागू करती है। जुडिशरी क्या करती है? रिव्यू करती है, पनिशमेंट देती है। उसके अलावा जो है अगर नहीं होता वो कंट्री के फेवर में उसको कैंसिल कर देती हैं। तो हम लोगों ने देखा अगर जुडिशरी ने किसी जो है लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा दिया या उसे कैंसिल कर दिया तो पार्लियामेंट को फिर से वो लॉ एंड ऑर्डर बनाना पड़ेगा दोबारा। तो यहाँ देखा ऑर्गन, लेवल एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में भी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। भाई हम लोगों ने देखा इंडिया की जो डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी वाली है। क्यों है? अलग अलग धर्म और जाति के लोग रह रहे हैं यहाँ पे। तो हमने माइनॉरिटी कमीशन अलग बना दिया, आरएसएस अलग बना दिया,
आपका ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड अलग बना दिया, तो हर जगह पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, वुमन कमीशन बना दिया। तो क्यों बनाया ये सब? वो इसीलिए बनाया गया ताकि इंडिया में या हमारी सोसाइटी में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो सके। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ensuring no single group dominated and all voices are heard। सबकी बातों को सुनने की बात करते हैं हम लोग, सब लोगों की बातों को सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जरूरी भी है कंट्री के फेवर में। डेमोक्रेसी को अगर पावरफुल बनाना है तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के ऑर्गन में ही नहीं, पब्लिक में भी, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी हम लोग डिवीजन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं इसमें क्या चीजें बता रहे हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जब भी आपको दिखाई दे या सुनाई दे तो आप ये समझ लेना गवर्नमेंट के ऑर्गन की बात की गई है आपसे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इनकी पावर हम लोग कहते हैं कि क्या इनकी पावर जो है सेम है या अलग अलग है? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनकी पावर जो है वो सेम नहीं है, सबकी पावर अलग अलग दी गई है। जैसे अगर आप लोग बात करें, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग? तो इसमें देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में हम लोग क्या चीजें देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें कि किन चीजों की बात चल रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। देखिए लेजिस्लेचर टू टाइप्स की है, सेंट्रल की अलग है, स्टेट की अलग है। सेंट्रल में हम लोग पार्लियामेंट इसको डिस्कस करते हैं और स्टेट में हम लोग विधानसभा कहते हैं, जहाँ पे सीएम और उसकी कैबिनेट होती है, वो लॉ एंड ऑर्डर पास करते हैं। अब दिल्ली में हूँ मैं, तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है, तो जो लॉ एंड ऑर्डर पास करेगी वो अपनी पोर्टफोलियो अपने मिनिस्टर के साथ करेंगे। और जो सेंट्रल लेवल पे पावर या सेंट्रल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाएंगे, तो हम लोग देखते हैं सेंट्रल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर कौन बनाता है? सेंट्रल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर जो है पीएम बनाती है, या लोकसभा और राज्यसभा मिलकर इस कानून को बनाती है, या किसी भी कानून को बनाती है। तो हम लोग इतनी चीज़ों को देख चुके हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सबको पता चल गई। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में गवर्नमेंट के ऑर्गन के बारे में बातचीत की जाती है। तो इतना क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे क्रिएटिंग चेक एंड बैलेंस। अब चेक एंड बैलेंस क्या होता है? देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है जुडिशरी, वो सारे डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने का काम करती है। भाई कोई भी इंसान बड़ा छोटा नहीं, हम लोग कहते हैं यार कलेक्टर जो है वो बड़ा होता है। भाई कलेक्टर बड़ा होता है वो बात ठीक है, लेकिन सबकी पावर और पोजीशन अलग अलग है, सबके काम अलग अलग हैं। अब देखिए एक्सीडेंट केस में सब इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, अगर कोई मर्डर होता है कहीं पर तो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है इंस्पेक्टर रैंक का होता है, जिसके 3 स्टार होते हैं। तो आप लोग ये देखिए सबका अपॉइंटमेंट अलग अलग कर रखा है और अलग अलग रोल भी हैं। रेप केस में ज्यादातर लेडी सब इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, 99% वही अपॉइंट की जाती हैं इन चीजों में। तो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई पावर क्या है, टॉप से लेकर बॉटम तक, और उसका सब डिवीजन भी कर रखा है जो कि जरूरी भी है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये चीजें देखें, चेक एंड बैलेंस, बैलेंस का मतलब है संतुलन बनाना किसी भी चीज में, और जब तक बैलेंस बना के काम नहीं करेंगे कोई भी काम होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग किन चीज़ों की बात करते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। अब जैसे रेलवे में, रेलवे की बात करें, रेलवे हो गया, तो रेलवे किसके लिए है? रेलवे में जो है रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है वो कानून बना रहे हैं इस पे, ठीक है। तो हर जगह पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट बैंकिंग में ये कानून बनाएंगे, रेलवे में कानून बनाएंगे, एयरवेज में बनाएंगे, डिफेंस में बनाएंगे, तो यही कानून बनाएंगे।
उसके अलावा दूसरी चीज हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में। देखिए, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, जिसमें हम लोग ज्यादातर कहते हैं सरपंच। क्या है? सरपंच की बात करते हैं। दिल्ली में आ जाओ तो हम लोग एमएलए की बात करेंगे या काउंसलर की बात करेंगे, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद है डिफरेंट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये है डिफरेंट लेवल है। देखिए, मैं मानता हूं आपकी बात, आप कह रहे हो कि छोटा बड़ा पद होता है, लेकिन सब भी पोस्ट का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है। अगर मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे ज्यादा कोई काम करता है ना ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपकी लोकल गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट भी इतना नहीं करती। लोकल पब्लिक को संभालना बहुत बड़ा काम होता है। तो यहाँ पर चाहे आप राजस्थान में चले जाओ। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से उसकी शुरुआत हुई थी। इंडिया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। अब जैसे रेलवे में, रेलवे की बात करें, रेलवे हो गया, तो रेलवे किसके लिए है? रेलवे में जो है, रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है, वो कानून बना रहे हैं इस पे। ठीक है, तो हर जगह पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट बैंकिंग में ये कानून बनाएंगे, रेलवे में कानून बनाएंगे, एयरवेज में बनाएंगे, डिफेंस में बनाएंगे, तो यही कानून बनाएंगे। उसके अलावा दूसरी चीज हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में। देखिए, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, जिसमें हम लोग ज्यादातर कहते हैं सरपंच। क्या है? सरपंच की बात करते हैं। दिल्ली में आ जाओ तो हम लोग एमएलए की बात करेंगे या काउंसलर की बात करेंगे, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद है डिफरेंट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये है डिफरेंट लेवल है। देखिए, मैं मानता हूं आपकी बात, आप कह रहे हो कि छोटा बड़ा पद होता है, लेकिन सब भी पोस्ट का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है। अगर मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे ज्यादा कोई काम करता है ना ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपकी लोकल गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट भी इतना नहीं करती। लोकल पब्लिक को संभालना बहुत बड़ा काम होता है। तो यहाँ पर चाहे आप राजस्थान में चले जाओ। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से उसकी शुरुआत हुई थी। इंडिया में लोकल गवर्नमेंट को कौन सी जो है किसके टाइम पीरियड में आई थी? तो आपका 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में आई थी लोकल गवर्नमेंट। उसका कहना सही था कि भाई लोकल लेवल के लोगों को भी साथ लेकर चलना जरूरी है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा प्रशासन है, वो सबसे पहले बॉटम पे काम करे तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आते हैं हम लोग सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स क्या चीजें हैं? सोशल ग्रुप्स में हमने क्या देखा? पावर शेयर अमंग रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। आपको बता देता हूँ, नेशनल लैंग्वेज हमारी कितनी है? 22। 1992 में हमारी नेशनल लैंग्वेज कितनी थी? 18 थी, जो 1992 के अमेंडमेंट के बाद जुड़ गई। 18+4 = 22 हो गई लैंग्वेज, जिसमें बीडीएमएस को जोड़ा गया। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 लैंग्वेज आपकी ऐड की गई है इसमें। तो बीडीएमएस करके पढ़ते हैं, बीडीएमएस। तो बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है, संथाली है, ये लैंग्वेज ऐड की गई। अलग अलग लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज पॉलिसी को ध्यान से सुन लेना। अभी प्रेजेंट टाइम में किसी की लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज की बात कहूँ, तो भाई 1 करोड़ पीपल चाहिए आपको उसको बोलने के लिए भी, समझने के लिए भी, तभी उसको जो है आप नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दोगे। अब आप सोच रहे हो पहाड़ों को जो है, चाहे हमारे उत्तराखंड में हो चाहे हमारे हिमाचल में, उनको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा क्यों दिया गया? आप दिखा दो 1 करोड़ लोग जो हैं, फिर हम लोग नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देंगे। तो यहाँ पर जरूरी है वहां पर नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, जहां नहीं है वहां नहीं दिया गया नेशनल लैंग्वेज। अब देखो, एक नेशनल होती है, एक स्टेट होती है, राजभाषा। पर्टिकुलर आप उत्तर प्रदेश के इधर पूर्विया साइड में चले जाओ, उधर साइड में तो ज्यादातर आपको भोजपुरी, मैथिली, ये सब इधर चले जाओ, वृंदावन साइड खड़ी बोली मिलेगी आपको सुनने को, संस्कृत कई जगह सुनने को मिलेगी। तो वहाँ के लोगों की अपनी लैंग्वेज है, वो पर्टिकुलर कहते हैं राजभाषा है इसकी। और नेशनल लैंग्वेज हम लोग मान के चलते हैं, अभी है तो 22, लेकिन 2 ही नेशनल लैंग्वेज है जिसको सभी लोग समझते हैं।
एक तो हिंदी, दूसरा इंग्लिश। एक तो हिंदी, दूसरा इंग्लिश, यही बात ध्यान रखना, बाकी कोई चीज नहीं समझते। हिंदी और इंग्लिश समझते और कुछ नहीं समझते। देखिए, नेशनल लैंग्वेज का प्रस्ताव पारित हुआ था, मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भाई ये लैंग्वेज होनी चाहिए, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया इन्होंने और गांधी जी ने। लेकिन अलग अलग स्टेट के लोग ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक लंबे समय से वहां के लोगों की लैंग्वेज वहां की रीजनल लैंग्वेज थी। अब साउथ इंडिया में जो है AIDMK, जिसको आप DMK कहते हैं, तो वो हिंदी भाषा को अपोज करके ही तो पावर में आई थी, और उसको वोट भी मिल गया और वो जीत भी गई। तो यहाँ पर ये समझना, लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं और लैंग्वेज बैरियर भी होते हैं। अभी सिर्फ हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का काम सारा किस में चलता है? इंग्लिश में चलता है। और यूनियन टेरिटरी जितनी है, वहाँ का सारा डिपार्टमेंटली वर्क जो है किस में चलता है? इंग्लिश में चलता है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में जाऊँ तो वहाँ पर हिंदी चल रही है, बिहार में जाऊँ तो वहाँ पर हिंदी चल रही, लेकिन हाई कोर्ट का काम सारा किस में हो रहा है? इंग्लिश में हो रहा है। तो अगर आपको कभी कोई केस लड़वाना हो या जितवाना हो तो वहाँ के आपको लोकल एडवोकेट को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज की पकड़ उसके ऊपर ज़्यादा होती है। तो ये बता दिया मैंने। सोशल ग्रुप्स में पावर जो है लिंग्विस्टिक बता दिया। अब रिलीजियस क्या है? भाई देखिए, सऊदी अरब कंट्री में एक दिन पहले ईद मनाई जाती है, उसके बाद अलग अलग कंट्री में ईद मनाई जाती है। तो आप ये देखिए, हम लोग मौलाना की बात सुनकर काम करते हैं कि भाई आज ईद है तो पूरे भारत में आज ही ईद मनाई जाएगी। उसके बाद एक नया टॉपिक चल रहा है, US ने ईरान पर अटैक कर दिया। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे हिंदुओं में फिर्क है, वैसे मुस्लिमों में भी कुछ फिर्क बने हुए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, शिया सुन्नी का मसला है यहाँ पर, और कोई मसला नहीं। अब कोई लोग कहेंगे भाई शिया सुन्नी क्या होते हैं? भाई एक अली की शिक्षा को मानने, एक जो है पैगंबर की शिक्षा को मानने, दोनों जुड़े हुए हैं, एक साथ है। उनका मेन एजेंडा है भाई शिया सुन्नी क्या है। अब शिया लोग मुहर्रम जो है मना रहे हैं, मातम मना रहे हैं, जैसे आपने या हुसैन करते हुए देखा होगा, लेकिन सुन्नी लोग नहीं मना रहे, क्योंकि कुरान शरीफ में मातम का कहीं जिक्र नहीं दिया हुआ है कि आप जो है इस तरीके से मातम मनाओगे। मातम होता है एक टाइम पीरियड तक। आप हर साल हुसैन साहब की सदा शहादत हर साल जो है मातम मनाते हैं, मातम मनाना भी जरूरी है, लेकिन इस बात का जिक्र कहीं कुरान शरीफ में नहीं दिया हुआ। अब शिया कम्युनिटी क्या है, ये मुहर्रम मना रही है, मातम मना रही है। उसके अलावा जो है नमाज के कुछ क्षणों को लेकर इनमें मतभेद है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी दोनों साथ में ही है। शादी होने के लिए मुसलमान होना काफी होता है। हिंदू और शिया सुन्नी कुर्द देवबंदी इससे कोई लेना देना नहीं है, इस बात को आप लोग जान ले तो ज्यादा बेटर है। तो ये नहीं है कि फिरके फिरक इनमें भी है, लेकिन इनका फिरक दिखाई नहीं देता है। अब जो गल्फ कंट्री है वो आपस में लड़ती क्यों है? ये सुन्नी और शिया को लेकर। और एक बात मैं बता देता हूँ आपको, जब तक ये चीजें बनी रहेगी इस दुनिया में पद भी बने रहेंगे, जैसे ही ये चीजें खत्म हो जाएंगी पद भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए कोई सुपर पावर नहीं चाहती कि कभी भी किसी का पद खत्म हो। चलिए दोबारा अपने इस पे चलते हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज। ये पॉलिटिकल पार्टी, अगर इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करें तो मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं इस कंट्री को। उसके अलावा UK को टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। उसके अलावा चाइना को वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। 3-4 क्वेश्चन आपके यहीं क्लियर हो गए। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी है, 6 तरीके की नेशनल पार्टी है, और रीजनल पार्टी तो इतनी है आप गिनते गिनते थक जाओगे। हर एक स्टेट की रीजनल पार्टी होती है। तो आपको इतनी चीजें मैंने बता दी। जैसे एग्जाम्पल के लिए BJP की बात कर ले, कांग्रेस की नेशनल पार्टी है, ठीक है। उसके अलावा रीजनल पार्टी अकाली दल पंजाब में है। उत्तर प्रदेश में चले जाओ, BSP और सपा जैसी पार्टी, बिना इनके हाथ मिलाए जो है कोई भी नेशनल पार्टी उस स्टेट में सरकार नहीं बना सकती। तो आपको इतना बता दिया। तो इसी तरीके से RJD है वहाँ पर आपका बिहार में। तो हर एक जो है स्टेट की अपनी रीजनल पार्टी होती है, बिना उसके सपोर्ट के कोई
जो है नेशनल पार्टी वहाँ सरकार नहीं बना सकती। तो मैंने आपको इतना डिस्कस किया पॉलिटिकल पार्टी में। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल पार्टी शेयर पावर थ्रू कॉलिजन गवर्नमेंट। अब देखिए एक कॉलिजन गवर्नमेंट है, ये क्या चीज है या ये क्या बला है? कॉलिजन गवर्नमेंट माना, आपको अच्छे से समझाता हूँ। 100 सीट पे इलेक्शन होने हैं। इंडिया में जीतने के लिए 50+1 चाहिए, यानी कि 51 सीट चाहिए आपको। 4 पार्टी चुनाव लड़नी है, एक के पास 20 आए, एक के पास 20 आए, एक के पास 30 आए, कितने हो गए? 20 और 20 40 और 30 70। और दूसरे वाले के पास भी 30 आ गए। अब कॉलिजन गवर्नमेंट ये है कि मेरी तो इन दोनों से नहीं बनती, इसकी भी इन दोनों से नहीं बनती, तो हम दोनों ने आपस में कॉलिजन कर लिया और हमारे वोट हो गए 60। अब हमारी सरकार बन गई। लेकिन इसके सबसे बड़ी डिमेरिट ये है, ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, ये कभी भी जो है गिर जाती है, क्योंकि पीएम या सीएम किसी एक का होगा। अब उसमें क्या होगा, सीएम यानी कि 2 कैरेक्टर का मिला के एक बना दिया कि भाई चल मेरा सीएम रहेगा। वो कठपुतली की तरह नाचता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉलिटिकल पार्टी में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, वो अपना वोट खींचेगी और सरकार गिर जाएगी। ये कॉलिजन गवर्नमेंट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चीजें हैं। वाई इज पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट? पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? मैंने अभी ऊपर आपको बहुत सारी बातें बताई, पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आप पावर शेयरिंग का की ज़रूरत हर किसी को क्यों पड़ती है कहीं पर भी। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि पावर शेयरिंग की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी या किसी को भी क्यों पड़ती है। सबसे पहले प्रूडेंशियल रीज़न। ये क्या? रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। भाई, ईद की तारीख मुकर्रर हुई है 21 मार्च की। 21 मार्च की हुई है। तो आप ये देखो, उसमें भी सिक्योरिटी गवर्नमेंट दे रही है, दिवाली में भी सिक्योरिटी दे रही है। तो सोशल ग्रुप्स में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए सबको पावर बराबर दी गई है। और इस दिन गस्टेड हॉलीडे डिक्लेयर हो जाता है। अब कई स्टेट है जिनमें, जैसे लोहरी है, लोहरी गस्टेड हॉलीडे नहीं है, उसे हम लोग RH कहते हैं। RH कहते हैं रजिस्टर्ड हॉलीडे। तो कुछ स्कूल वाले ले भी सकते हैं छुट्टी, कुछ स्कूल वाले नहीं भी ले सकते हैं। तो लोहरी के लिए ज़्यादातर गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल या सरदारों के स्कूल कॉलेजेस है स्टेट में, तो वो बंद रहेंगे। और पंजाब में तो पूरा पंजाब की जो है मशीनरी बंद रहती है। मेन मेन चीज़ें जो डिफेंस है और आपका मेडिकल सर्विसेज है, वो ओपन रहेगी। मेंटेन लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप सही बात है। भाई, मुझे मेरे टीचरों ने पावर दे दी, आपको ये सब्जेक्ट है, आपको ये पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई उसमें मिस्टेक होती है, उनको पता चलता है, तो वो मुझसे बोलते हैं कि भाई ये मिस्टेक है। या किसी भी पर्सन की कोई भी मिस्टेक होगी, उसको बताया जाएगा। अब मिस्टेक को मानना, तो आप लोग देखो, मिस्टेक को अगर नहीं मानोगे तो कॉन्फ्लिक्ट है। मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लोगे और नेक्स्ट टाइम से बताओगे नहीं होगा, तो सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है। अभी तो देखिए मुद्दा क्या चलता है हर जगह पे सोशल ग्रुप्स का। वो ये कर रहा है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है, तो मैं क्यों ना करूं? जैसे ईरान के खुमैनी मारे गए, तो इंडिया में भी जगह जगह शियाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, कई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर दी। कुछ लोगों ने हवाला दिया कि इनकी भी तो, इन्होंने भी प्रॉपर्टी डैमेज की। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आप विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर सकते हो, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 आपको कहता है। लेकिन आप जो हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते, किसी को छेड़ नहीं सकते, किसी के नेशनल हाईवे को ब्लॉक नहीं कर सकते। आप एक जगह बैठ के विरोध प्रदर्शन कीजिए। नेक्स्ट है प्रिवेंट मेजोरिटी टिरनी। अब कई बच्चे कहते हैं कि ये सर टिरनी होता क्या है? ये शब्द जो है ना, बहुत बार आया है। अब ये ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए भी है, मास्टर के स्टूडेंट के लिए भी है, सबके लिए है। टिरनी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल का रूल होना। अब ये भी बता दे, तो इंडिया में भी टिरनी गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट नहीं है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन काम कर रहे हैं। जैसे RSS में मोहन भागवत की जो लीडरशिप है, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद जो है, आप ये देख लो, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में मुस्लिमों के
ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जो चेयरपर्सन है, जिनको उलेमा कहते हैं हम लोग, उनकी जो लीडरशिप रहेगी, तो कुछ लोगों का डोमिनेंस सभी लोगों पर रहता है। अगर पंडित ने कह दिया ये काम नहीं होना चाहिए, तो शादी में जितने लोग आए हैं वो मना कर देंगे, हाँ जी इन्होंने कहा है तो सही कहा होगा। तो इसका मतलब ये है, एक सुप्रीम पावर काम कर रही है, आपको मोटिवेट भी कर रही है, आपको मोबिलाइज भी कर रही है, आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं, ज़रूरी भी होता है। तो ये चीज़ें बता दी। तो ट्रिनी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो रूल रेगुलेशन कर रहे हैं। क्या हम अंबानी को कह सकते हैं ट्रिनी? नहीं, आप उसे कंप्लीटली नहीं कह सकते हैं। देखिए कंट्री जो है, आपको भी पता है, पॉलिटिकल पावर तो चलाती ही चलाती है, लेकिन पॉलिटिक्स को चलाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना फंडिंग के देश के अंदर कोई काम होने वाला नहीं है। अगर अंबानी अपना काम धंधा बंद कर दे, तो आप लोग ये देख लेना कि कोई भी काम नहीं होने वाला वहाँ पर। फिर हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे, गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे जॉब्स के लिए, जो आपको दे नहीं पाएंगे वो। उसके बाद है अवॉइड सिविल अनरेस्ट एंड वायलेंस। अब देखिए ये भी मैंने आपको बता दिया, अनरेस्ट और वायलेंस इन सारी चीज को अवॉइड करना है आपको। अवॉइड कैसे करोगे? जब पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं मोरल रीजन पे। अब मोरल रीजन क्या होते हैं? देखिए सीधे शब्दों में बताता हूँ। मेरी मम्मी को मुझे खाना पानी देना, ये मोरल वैल्यू है। मुझे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी, ये मोरल वैल्यू है। तो ये मोरल वैल्यू वो है जिसको प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन इसी को बाद में आगे चलकर क्या दिया जाता है? कानूनी मान्यता दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। तो हमारे मोरल क्या है? क्या हमें अच्छी शिक्षा दी गई है कि नहीं दी गई है? अब कई जगह पर लैंग्वेज का कुछ इश्यूज होता है, ऐसा लगता है कि वो सामने वाला हमसे बैडली बात कर रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, लेकिन नहीं, वो उसका रीजनल लेवल की लैंग्वेज है इसलिए। अब देखिए स्टैंड डेमोक्रेसी एट इट्स कोर। अब देखिए सभी को आपको एक साथ लेकर चलना है, एक साथ रखकर चलना है। भाई एक अगर डॉक्टर ने अपने मरीज को दवाई टाइम पर नहीं दी, उसकी मौत हो गई, तो दवाई देना मोरल वैल्यूज है। अगर नहीं दी गई, उस पर आप इल्जाम लगाओगे कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है, वो मैं मान रहा हूँ उसकी वजह से हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर उसका आप पोस्टमार्टम भी कराते हो तो उसकी बीमारी कुछ निकलेगी और उसको कोई सजा नहीं होगी। मोरल वैल्यूज है। मोरल वैल्यूज ये है, किसी चीज़ को मैंने ज़्यादा सोच लिया, किसी की बात लग गई, तो इंसान का जो है माइग्रेन प्रॉब्लम या और कुछ हो गया, वो मोरल में आता है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेंट। भाई सबको कंसल्ट करने का राइट है। जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस लेने का पूरा राइट है, बट उसकी बात को फॉलो ना करे या करे, ये उसकी मर्जी है। नेक्स्ट है प्रमोट डिग्निटी एंड इक्वालिटी। डिग्निटी अंतरात्मा है। इक्वालिटी कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल अपॉर्चुनिटी, लाइक हेल्थ। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और प्रोफेशन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जुडिशरी तो सारी चीज़ों को देखती है। जैसे किसी को अरेस्ट कर लिया गया, जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। कहते 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे वो पर्सन चाहिए जिसको आपने अरेस्ट किया गया। अब वो खुद तो आएगा नहीं, वो भी आएगा, उसके साथ जिसने अरेस्ट किया है उसको भी आना पड़ेगा, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। फिर उससे बातचीत की जाएगी, सही होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं होगा तो कस्टडी दे देंगे। बस बात खत्म है इसमें। पावर शेयरिंग इज नॉट अ जस्ट गुड स्ट्रेटजी, इट इज़ द राइट थिंग टू डू डेमोक्रेसी। ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ जब से लेक्चर हमारा स्टार्ट हुआ है। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी इसी में से। देखिए क्या चीजें बताई गई है। बेल्जियम, यहाँ पे कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है? लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पर है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। तो दो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ नजर आते हैं। तो दोनों आपने, एथनिक है कास्ट बेस, यहाँ पे तमिल और सिन्हाला पर्सन है। कौन से हैं? तमिल और सिन्हाला पर्सन है। ठीक है, ये मेजोरिटी में है, ये माइनॉरिटी में है। यहाँ पे जर्मन फ्रेंच डच को लेकर जो है आपसी मतभेद है, आपसी कॉन्फ्लिक्ट है कई ज़्यादा। तो अब ये देखते हैं क्या है। श्रीलंका, पावर नॉट शेयर्ड, सिन्हाला डिक्लेयर ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीलंका चाहते हैं कि भाई
उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। तो श्रीलंका में तो पावर दी ही नहीं गई, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल और सोशल और जो इकोनॉमिकल राइट इन्हें नहीं दिया। तमिल कम्युनिटी फेस डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब एंड एजुकेशन, बिल्कुल सही है, उनको दी जाती है, उनको ना पढ़ने लिखने का अधिकार है, अभी बता दिया मैंने। तमिल डिमांडेड ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी किसको कहते हैं? एक राइट एरिया कहते हैं, एक पावर कहते हैं, जहाँ पर वो अपनी शक्तियों के साथ जो है अपना कंट्री का या अपने पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट या ग्रोथ कर सकें। रिजल्ट, डिकेड लॉन्ग डिवास्टिंग सिविल वॉर। सिविल वॉर किसके बीच में था? अच्छा, श्रीलंका में जो अब बात करेंगे तो एक ग्रुप है आपका LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम है ये, जो आपका 1980 के डिकेड में बनाया गया था। ये वायलेंट ग्रुप था। प्रेजेंट टाइम में या वहाँ के तो गवर्नमेंट कहती है ख़त्म हो गया है, नॉर्थ ईस्ट, श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे इसका कब्जा है। तो मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी। फिर बेल्जियम में आ जाओ, पावर शेयर। बेल्जियम में लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट को लेकर क्या कहना था? लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कहना था इक्वल राइट गिवन टू डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी। इसका कहने का मतलब ये है, डच और फ्रेंच जो पीपल थे उनको इक्वल राइट देना, अधिकार देना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो। दूसरा, कम्युनिटी गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती? लोकल गवर्नमेंट। उस बारे में आपको, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है किसी एक लैंग्वेज की बनेगी, वो बात सही है बिल्कुल। इस पर्टिकुलर एरिया में जिसकी मेजोरिटी रहेगी गवर्नमेंट उसी की ही बनने वाली है, चाहे वो डच हो चाहे फ्रेंच। माइनॉरिटी वर्क गिवन कंट्रोल ओवर कल्चरल मैटर्स। अब जितने माइनॉरिटी कल्चरल यानी रीति रिवाज संस्कृति, उसको हम अपने तरीके से फॉलो करेंगे, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है रिजल्ट, पीसफुली स्टेबल डेमोक्रेटिक नेशन। क्या रिजल्ट रहा? सारी चीज़ें आराम से जो है वहाँ इस्टेब्लिश हो गई। उसके पीछे रीज़न ये था, श्रीलंका जो है, भाई कंट्री, दो ही कंट्री सबसे ज़्यादा जो है डेमोक्रेटिक है, एक इंडिया दूसरा श्रीलंका है। लेकिन यहाँ के लोग अनपढ़ होने की वजह से जो है सिस्टम को समझते नहीं है। बेल्जियम में आपस में कन्वर्सेशन हुई, बातचीत हुई, मैटर क्लोज हो गया। यहाँ पर जो है बात हुई थी 1948 में, श्रीलंका को डेमोक्रेसी मिली, उसके बाद से कॉन्फ्लिक्ट देखो आज तक चल रहा है। तो यही होता है एक अनएजुकेटेड और एजुकेटेड पर्सन में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे इसमें। इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन में इसमें 1 मार्क का आएगा पावर शेयरिंग में। हो सकता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पूछ ले 1 मार्क का। फिर 3 मार्क्स का आएगा पावर शेयरिंग से रिलेटेड, एक केस स्टडी बेस आएगा, बेल्जियम से हो चाहे श्रीलंका से हो। फिर केस स्टडी पावर शेयरिंग डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेसी, गिव रीजन। तो ये आपका पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, फेडरलिज्म में। फेडरलिज्म की बात कही जाए तो फेडरलिज्म का मतलब यही होता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को। फेडरलिज्म का इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है आपका, एक MCQ आएगा और एक आएगा आपका 5 मार्क का क्वेश्चन। तो फेडरलिज्म के फीचर पूछ लिए जाएंगे, लैंग्वेज पॉलिसी पूछ ली जाएंगी, और सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट पूछ लिए जाएंगे। इन दो में से कोई एक का आपको आंसर देना है, जो मैंने आपको बता दिया। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है रूल ऑफ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आप, रूल ऑफ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? सेंट्रल है और स्टेट है, दो लेवल की गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। यहाँ पर भी आपको डेफिनेशन में ऑफ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में PM प्रेसिडेंट और स्टेट में CMO और गवर्नर होते हैं। गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है ताकि CM के फंक्शन पे, पावर पे वॉच रख सकें, और ज़रूरत पड़ने पर स्टेट में इमरजेंसी या गवर्नर रूल इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो ये है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम गवर्नमेंट विच पावर इज कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड बिटवीन अ सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, बोथ लेवल आर इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम विद इन देयर ओन डोमेन। यानी अपने एरिया में अपना नियम कानून बनाती हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करना चाहिए, तब ये। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं और क्या चीज़ें बताई गई हैं आपको। इज्म के बारे में बताया गया है, की फीचर पूछ लें
या फीचर पूछ लें या अचीवमेंट्स पूछ लें, तो आपको उन सारे में यही बताना है। टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो अभी मैंने आपको बताई। उसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी में आता है एससी, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? सुप्रीम कोर्ट का काम है सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करना, और स्टेट और किसी स्टेट के सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट है तो सॉर्ट आउट करना, पब्लिक और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसे सॉर्ट आउट करना, ये सब काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी बना रखी है, और हर एक कंट्री के कैपिटल में एक जुडिशरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। हिंदी में इसे सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। ठीक है। बाकी सारे कोर्ट जो हैं इनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। चले आगे। नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई इंडिया में का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। सारे लॉ एंड ऑर्डर को यहीं से देखा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी यहीं से किया जाता है। तो एक तो चीजें होती हैं कि भाई रिटर्न में दी हुई हैं, बहुत सारी रिटर्न की चीजों को हम लोग फॉलो करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं, अब देखिए कहीं स्ट्राइक हो रही है या प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट में 1 लाख लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन पुलिस इन्हें कुछ देर दूर ले जाके छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है? भाई इनको खाना कौन देगा? भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 ये कहता है राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ के लिए आपको उसको भोजन खाना पानी सब देना पड़ेगा, जरूरी भी है ये। तो 1 लाख पीपल का इंतजाम कहाँ से करेंगे? इसलिए जब कोई प्रोटेस्ट होता है, 4-5 लोगों को, मेन मेन लोगों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब क्या है कि पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर दी या कुछ है, तो उस पर जो है कोई खास केस नहीं बनाते, उसको 24 घंटे में रिहाई हो जाती है मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद। ठीक है। क्योंकि उसने सिविल या पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक न्यूसेंस का केस लगा दिया जाता है, और उसमें जो है सजा वजा नहीं होती है कोई भी। मैं आपको बता देता हूँ, उसमें 100 रुपये का फाइन लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की जेल होती है। और 3 महीने की जेल कोई देता नहीं है, क्योंकि जितने भी जो है ऐसे मैटर हैं उसमें जो है इंसान की जमानत हो जाती है अगले दिन। ठीक है। तो इतनी बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सिविल न्यूसेंस फैलाने के लिए, पब्लिक न्यूसेंस के लिए ये है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया। द डिवीजन ऑफ पावर ये बता रखा है मैंने आपको। फिर डिवीजन ऑफ पावर है। अब डिवीजन ऑफ पावर क्या है? हमारी 3 तरीके की लिस्ट है डिवीजन ऑफ पावर में। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारी ये सब चीज़ें आती है। स्टेट में आपका रेवेन्यू हो गया, स्टेट लैंड कलेक्शन हो गया, स्कूल्स हो गए, आपका हॉस्पिटल वगैरह हो गए, वो इसमें आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाते हैं। सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे और मैरिज पे क्वेश्चन आता है फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी कॉन्करेंट लिस्ट है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको समझेशन में क्या है, कमिंग टुगेदर होल्ड टुगेदर, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग टुगेदर में क्या है, पावर एक जैसी ही रहती है आपकी, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है ना स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल है। उसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कौन से कमिंग टुगेदर फेडरेशन है? इसमें यूएस आती है, स्विट्जरलैंड आती है, ये सब है। इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर एंड voluntarily give up some power to form a union for mutual benefit. State are more powerful. एग्जाम्पल यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और देखते हैं यहाँ पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आपकी पावरफुल हैं। यहाँ पर होल्ड टुगेदर है, इंडिया जैसी कंट्री है। अब इंडिया जैसी कंट्री में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, स्टेट सबऑर्डिनेट होती है कुछ एक मामलों में। उसके बाद इंडिया, स्पेन, बेल्जियम है मोटिवेटेड बाय मैनेजिंग रीजनल डाइवर्सिटी। अब रीजनल डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपका होल्ड टुगेदर बनाया जाता है। तो होल्ड टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट आर मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इंडिया जैसी कंडीशन में वो हो रही है सिर्फ और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की। किसकी? लोकल गवर्नमेंट।
दो तरीके की है ये आपका, अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में। ठीक है, अर्बन एरिया आपको बता रखा है, रूरल एरिया आपको बता रखा है, ये दो हैं। अब रूरल एरिया में क्या चीज़ें हैं हम लोग देखते हैं यहाँ, ग्राम पंचायत है, इसको तीन डिवीजन में बांटा गया। ग्राम पंचायत ज़्यादा, उसके बाद है पंचायत समिति या मंडल जिसको कहते हो आप, और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पर आईएएस ऑफिसर, एमपी वगैरह बैठते हैं। अर्बन एरिया में जो है आपका दो तरीके की गवर्नमेंट है, एक को म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, म्युनिसिपैलिटी जिसको नगर पालिका कहते हैं, और एक हो गया आपका नगर निगम होता है। क्या होता है यहाँ पर, नगर निगम या एमसीडी जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये बड़े बड़े स्टेट में सिटीज में होता है। नगर निगम कहाँ है आपका, मेगा सिटी में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं लोकल गवर्नमेंट को टू टाइप्स में बांटा गया। रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है आपका, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, पढ़ लेना ध्यान से फेडरलिज्म में। ये 1992 का अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट हुआ था, 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ था। एक तो पंचायती राज से था, यानी कि एक था आपका रूरल एरिया से, और दूसरा 74 था अर्बन एरिया से। यानी कि एक में म्यूनसिपैलिटी एमसीडी की बात की जाती है, रूरल एरिया में किसकी बात की जाती है, ग्राम पंचायत की। और ये ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, म्यूनसिपैलिटी की सबसे बड़ी पोस्ट का नाम मेयर है, ये ध्यान रख लेना। तो ये है आपका। तो 1992 का अमेंडमेंट क्या था, सबसे पहले रूरल एरिया में देखिए पंचायती राज को 3 कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे है, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे, इसमें 80 गांव की, 80 से 100 गांव की पंचायत आती है। तीसरा जिला परिषद जिसको डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जो अभी मैंने बताया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईपीएस, डीएम, कलेक्टर वगैरह बैठते हैं। उसके बाद है अर्बन म्यूनसिपैलिटी। अर्बन म्यूनसिपैलिटी में मैंने आपको बता दिया, नगर निगम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सब लोग आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया वाई इट मैटर, क्यों मैटर करती है। ग्रेटर पीपल पार्टिसिपेट, सबसे ज़्यादा लोगों की जो उम्मीद होती है ना वो अपनी लोकल गवर्नमेंट से होती है। डेथ सर्टिफिकेट यही बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट यही बनाया, डिस्पेंसरी यही ओपन करें, लोकल स्कूल में प्राइमरी स्कूल यही खोले, तो इनका काम जो है बहुत ज़्यादा है। बेटर लोकल गवर्नेंस, सुशासन की बात करते हैं। सॉल्व लोकल प्रॉब्लम इफेक्टिवली, जितनी भी लोकल प्रॉब्लम है मैंने अभी बताया वो ये शॉर्ट आउट करते हैं। केस स्टडी बेस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं ऊपर ही, वो आप लोग पढ़ लेना। अब जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में। जेंडर पर्टिकुलर, अब ये देखो जेंडर क्या होता है, भाई ध्यान से सुनिएगा, कोई ऐसे समझाने वाला नहीं है। जेंडर लोग कह देंगे मेल और फीमेल है, सही है भाई। एक तो सोशली डिवीजन है और एक बायोलॉजिकली डिवीजन है। बायोलॉजिकली डिवीजन में क्या है भाई, मेल और फीमेल है, ठीक है, बायोलॉजिकली बना दिया आपने। लेकिन सोशली क्या है, सोशली आप लोग कई बार देखते हो कि स्त्री और पुरुष है, पर्टिकुलर वर्क का डिवीजन कर दिया। वेट लिफ्टिंग की बात जहाँ आती है, जैसे अगर मुझे घर खाली करके कहीं जाना है तो मम्मी कहेंगी तुझे और तेरे पापा को छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है वेट लिफ्टिंग का काम हमारे जिम्मे आएगा। उनको सही से सामान को सजा के बंद उन करने की जिम्मेदारी उनकी है, बाकी हमारी है। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, वर्क का डिवीजन कर दिया है कि वर्क पर्टिकुलर कौन करेगा। अब बाहर देखो, इंडिया में अगर इंडिया की वुमन बाहर जाके पार्टिसिपेट करे इकोनॉमी में, जिनसे उनके घर की इनकम अच्छी हो सके, तो आप लोग क्या देखते हो वहाँ पे, आप लोग देखते हो कि घर परिवार अच्छा चल जाएगा। लेकिन हमने ये कह रखा, नहीं, लड़कियों की जो है जगह सीमित है, कहाँ तक, घर की चार दीवारी तक है, खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है, वही उनकी जिम्मेदारी है, बाकी सारा काम कौन करेगा, आदमी करेगा। तो हम लोगों ने ये देखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। रिलीजन आपको पता ही है, डोमिनेटिंग भी है, उसके बाद जो है आपने देखा होगा सबऑर्डिनेट भी है। तो यहाँ पे ये बात करते हैं,
तो जेंडर को पर्टिकुलर मैंने आपको कास्ट है, तो ये दो दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। रिलीजन में डोमिनेटिंग भी है, सबऑर्डिनेट भी है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कास्ट के। अब कास्ट क्या है भैया, इतनी जातियां, आप ही गिनते गिनते थक जाओगे। जातियों के आधार पे 1967 में इंडिया में पास हुआ क्या, स्टेट को ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है राइट्स एरिया, कि अपने पर्टिकुलर एरिया में, अपनी पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे छोटा गांव हो, वो नियम कानून बना सके, वो किसी से कोई सवाल ना करे, ना कोई उससे सवाल पूछे, उसको अच्छा लगता है संविधान के अनुसार वो काम करे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो डेमोक्रेसी मस्ट एड्रेस सोशल इनइक्वालिटी रूटेड इन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस इफेक्ट पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इज एसेंशियल फॉर अ जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। भाई इंडिया की जो राजनीति है, जो भारत की पॉलिटिक्स है, वो आपने देखा कास्ट और रिलीजन बेस्ड है। कास्ट और रिलीजन बेस्ड है। बिना कास्ट और रिलीजन के सरकार बन ही नहीं सकती। मैं आपको कहता हूँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मत उठाओ, मैं आपको कहता हूँ कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा मत उठाओ, तो देखो आप सरकार कैसे बनाते हो। सरकार बना सकते हो तो बनाओ। सरकार को बनाने के लिए लोगों की नीड की जरूरत है। अब लोगों की नीड क्या है, लोगों को नहीं पढ़ना लिखना है। भाई कुछ लोग भी तो बेवकूफ हैं। अब गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट से जिस चीजों की डिमांड करोगे वो देगी, नहीं करोगे तो नहीं देगी। स्कूल दुनिया भर के हो गए, आपका सिलेबस कम कर दिया। आपको ज्यादा पढ़ाना बेकार है, क्योंकि ज्यादा पढ़ाएंगे तो आप ज्यादा सवाल करने लगोगे, इसलिए आपको लिमिटेड पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारी बुक्स से बहुत सारे चैप्टर गायब कर दिए, क्यों कर दिए, ताकि आपको उसके बारे में पता चलेगा। हमें उसे पता नहीं चलने देना है। तो ये सब चीजें, चलो आगे देखते हैं। लिए देखते हैं जेंडर एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं इनइक्वालिटी वुमन फेसेस। भाई है, भाई सती प्रथा के बारे में अच्छे से सुना होगा। ये लोअर क्लास में भी ज्यादा थी, अपर क्लास में कुछ एक जगह थी, लेकिन थी जरूर। राजा महाराजा के घर में भी थी। अब लड़की को सती क्यों कराया जाता था पहले समय में? एक तो ये होता है कि प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी राइट ना भी मांगे तो एक पर्टिकुलर उसे जगह चाहिए रहने के लिए, तो वो आपको देनी पड़ेगी, और फिर जो खर्चा है वो उसको देना पड़ेगा। दूसरी बात, हो सकता है कि कहीं वो चली ना जाए अपने मन से, तो सामाजिक बुराइयों का ध्यान रखते हुए इंसान ऐसे कर्म करता था। सती जैसी घटनाएं होती थी। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों ने ब्रिटिशर की हेल्प से नए नियम कानून बनाए, जिसमें इसको जो है बिल्कुल ही कानूनी निराधार बताया, और इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाया। विडो मैरिज एक्ट की बात की गई, रीमैरिज एक्ट की बात की गई। तब से भारतीयों के लिए ब्रिटिशर बेकार साबित होने लग गए, क्योंकि ब्रिटिशर ने इंडिया के इंटरनल मैटर में खासकर कास्ट और रिलीजन में इंटरफेयर किया। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा, ना सुनोगे कभी, कि किसी सरकार ने मुसलमान को नमाज अदा करने से रोका हो। उनको पता है कि ये धर्म के लिए और अपनी रिलीजियस रिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए किसी भी सरकार को बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। इसलिए इनके इंटरनल मैटर में हाथ नहीं डालना है आपको बिल्कुल भी। तो यहाँ ये देखा गया। लोअर लिटरेसी एंड एजुकेशन रेट, तो समय के साथ साथ इनको अब तो शिक्षित किया जा रहा है, लेकिन इनमें जो है पढ़ाई लिखाई का स्तर कम है। दूसरा है वेजेस गैप। वेजेस गैप का मतलब क्या होता है, वेज का मतलब होता है मजदूरी, जो सैलरी मिलती है। तो वो क्या है, पेड लेस फॉर इक्वल वर्क, यानी कि आदमियों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, औरतों को कम मिलते हैं। क्योंकि हो सकता है वो वेट लिफ्टिंग कम करती हो और आदमी ज़्यादा करते हो, लेकिन वर्किंग आवर्स दोनों के ही सेम रहते हैं। अनडी रिप्रेजेंटेशनल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करो तो इसमें 30% रिजर्वेशन है। इसमें आपका एमपी लेवल की बात करूं तो 15% से कम है। तो हम लोग यहाँ पर ये भी चीज़ें देख के चलते हैं कि भैया उनका लेजिस्लेचर में या एमपी में या
आपका विधानसभा में शेयर बहुत कम रहेगा, एमएलए के पद उन्हें कम दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, उसके पीछे भी लोगों की अलग अलग जो है मोह माया काम करती है। देखिए, आदमी किसी चीज को सुनता है और रिएक्शन बहुत कम देता है, उसको पता है पेशेंस रख के काम करूंगा तो मेरा काम बना रहेगा। औरतें पेशेंस नहीं रखती हैं। कई बार उनको जो किसी ने पोक कर दिया तो वो काउंटर में जो है जवाब दे देती है, सोचती समझती नहीं है, जवाब देने लग जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ पद जो हैं वुमन को दिए ही नहीं जाते। एक बात ध्यान रख लेना, एक पोस्ट होती है चेयरमैन की, एक पोस्ट होती है चेयरपर्सन की। चेयरपर्सन की जो पोस्ट है वहाँ मैन वुमन दोनों ही अपॉइंट किए जाते हैं, और चेयरमैन की पोस्ट पर हमेशा ही मैन को अपॉइंट किया जाता है। कुछ एक कारणों में देख लो तो भाई, इंडिया में एक ही बार पीएम बनी थी इंदिरा गांधी, और प्रेसिडेंट दो बार बनी है, प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि भारत जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है। भारत ने ये सब करके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से नकार दिया है। और कुछ बैकग्राउंड है वो हमारी तरफ से, डोमेस्टिक वायलेंस एंड हरेसमेंट। बेटा, डोमेस्टिक वायलेशन है, किसी चीज का आप हरेसमेंट कर रहे हो, गलत चीजों गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, या उसका जो है आप ये देख लो फंडामेंटल राइट का वायलेशन, भाई 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करा रहे हो, 9 घंटे की जगह आप 10 घंटे काम करा रहे हो। तो वायलेशन वायलेशन तो हो ही रहा। डोमेस्टिक वायलेशन का मतलब क्या है? घर में झगड़े होना, दहेज के लिए मारपीट करना, दहेज के लिए दबाव डालना, ये सब चीज़ें हैं। लिमिटेड एक्सेस टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अब लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उनके लिए बहुत कम है। देखिए क्या है, आज भी रूरल एरिया में जाइए तो पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी कम दी जाती हैं। उनका यही एजेंडा रहता है कि उनकी जल्द से जल्द शादी हो जाए, तो घर परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी उनकी। यानी कि अगर मेरी सिस्टर है, मैं चाहूँगा कि उसकी शादी हो जाए जल्दी, अगर मैं रूरल एरिया में रह रहा हूँ। क्योंकि हमें पता है एक टाइम के बाद उनकी शादियां नहीं होती, लोग सवाल खड़े कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है स्टेप टुवर्ड्स एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? जो कंट्री की मेन पॉलिसी या कंट्री की कोई भी पॉलिसी हो उसमें पार्टिसिपेट करना। तो 33% रिजर्वेशन दिया, जो मैं आपको बता चुका पंचायती राज में। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, एसएचजी बनाया। अब एसएचजी क्या होता है? इसमें 20 से 25 वुमन होती हैं। वो क्या करती हैं, जैसे 100-100 रुपए इकट्ठे कर लिए, 20 लोगों के कितने हो गए? 2,000 हो गए। और हर महीने जो है ये मीटिंग के पैसे कलेक्ट होते हैं। अब इसके नाम की पर्ची डाली जाएगी, 20 मेंबर की। एक पर्ची उठा लेंगे, जिसका नाम खुल गया, जैसे माना किसी औरत का नाम कमला है और किसी का नाम, मतलब 19 महिलाओं का नाम अलग अलग है, तो कमला नाम देखा, वो 2,000 रुपये उठाकर उसको दे दिए, तो ज़रूरत के समय उसे काम में आ गए। तो आप ये देख लीजिए ये कितने महीने के लिए डाली गई है? 10 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। जिसका नाम खुले मिल जाएंगे, लेकिन उसे हर महीने 10 महीने तक 100 रुपीज पे करना ही करना है। इस बात का आप अब है इक्वल अपॉर्चुनिटी राइट अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट। अच्छा, 2005 में एक एक्ट बना है, ध्यान से सुनिए। ये हिंदुओं के लिए, हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट में गर्ल्स का प्रॉपर्टी में उतना ही शेयर होगा जितना उसके भाई का है। तो इसका मतलब है इक्वल प्रॉपर्टी लॉ बना दिए। ये हर जगह पर वैलिड नहीं है, हर धर्म में वैलिड नहीं है। 2005 का जो एक्ट बनाया है उसमें घर के जितने बेटे का अधिकार होगा उतना ही घर की महिलाओं का, यानी उसकी बहन का, उसमें राइट्स होगा। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट। ये सारे बना दिए गए हैं और मैंने आपको बता भी दिए हैं। ये डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट है, ये सब नॉन बेलेबल वारंट में आता है अगर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो। और दूसरा जो दहेज प्रथा का दावरी एक्ट बनाया गया, उसमें तो आपकी बेल होती ही नहीं है, वो जांच पड़ताल का विषय है, और उसके बाद जो है उस पर्सन की बेल नहीं होती जब तक जो है मामले की सुनवाई ना हो जाए। उसके बाद है डिस्पाइस प्रोग्रेस वुमन रिमेन अन। अब ये कह रहा है अंडर रिप्रेजेंटेड। अंडर रिप्रेजेंटेड का मतलब क्या है? कोई इंसान रिप्रेजेंट नहीं भाई, भारत की पहली जो आईपीएस महिला है किरण बेदी है। घर परिवार के लोगों ने पढ़ाया तभी तो वो पढ़ी। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है। आप लोग ये देखिए, जब पढ़ाओगे तभी तो बढ़ेगा। भाई चुनौतियां सरकार से नहीं है, चुनौतियां हमारी सोसाइटी से है, हमारे घर परिवार से है।
किस गवर्नमेंट ने कहा है आपको कि जाके मत पढ़ो? किसी ने कहा है वुमन को मत भेजो, अपनी बहनों को मत भेजो पढ़ने के लिए? उनको दिया है। 2008 में एक एक्ट पास हुआ, क्या है, मिड डे मील के नाम पर जो है अब पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने लग गए। तो 6 to 14 ईयर के बच्चे को जो है राइट टू जो है एजुकेशन दिया गया। इसे इंडिया में RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन। और इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बस इतना ही। सेकुलरिज्म, रीजनल पॉलिटिक्स एंड सेकुलरिज्म बहुत अच्छे से बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुन लेना। तो इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। रीजनल, सॉरी, रिलीजन इन पॉलिटिक्स, सेकुलरिज्म। भाई देखो, बिना धर्म और जाति के भारतीय पॉलिटिक्स नहीं है अगर दिल्ली को छोड़ दिया जाए। कुछ नेता दिल्ली के, कुछ एक नेता है, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, वो हिंदू मुसलमान करते, बाकी यहाँ पर चैनो अमन कायम है शुरू से लेकर अभी तक। यहाँ की पॉलिटिक्स ये नहीं है कि ये उस धर्म का, ये उस जाति का। दिल्ली में धर्म और जाति का ही नहीं पता। और दिल्ली में अगर वोटिंग की बात करें, वोट के समय जो है 30-40% यहाँ से लोग निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ का आईडी ही नहीं है। जैसे रिलीजन इन पॉलिटिक्स, सेकुलरिज्म, सबसे पहले जान लो सेकुलरिज्म क्या होता है। स्टेट हैव नो ऑफिशियल रिलीजन बट बट स्टेट रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। भाई भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी की धर्म की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है? कुछ स्टेट की बात छोड़ दे। देखिए, अगर मुद्दा हिंदू मुसलमान का करने लगेंगे तो पॉलिटिक्स बस इसी में घूम फिर के रह जाएगी। भाई कोई भी हो, कावड़ यात्रा हो, चाहे ईद बकरीद की नमाज हो, चाहे मुहर्रम हो, सब में जो है ये पर्टिकुलर जो है रोड ब्लॉक होती ही होती हैं। लेकिन रोड ब्लॉक करने का मतलब ये है, आप पर्टिकुलर किसी एरिया की रोड ब्लॉक कर सकते हो, बाकी रोड को आपको ओपन करना ही पड़ेगा। और DCP इस बात के लिए परमिशन देता है, आपको कोई भी रैली, कोई भी जलसा निकालना है तो आपको किन रास्तों से होकर गुजरना होगा, और पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन 100% ली जाती है, और परमिशन वो देंगे भी। चलो चलते हैं आगे। नो, किसी भगवान की फोटो नहीं होगी, कोई धार्मिक सिंबल नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इंडिया सेकुलरिज्म है। किसी हॉस्पिटल में चले जाइए प्राइवेट को छोड़ के, उसमें भी नहीं मिलेगा आपको। किसी मिनिस्ट्री में चले जाइए, वहाँ पर भी नहीं मिलेगा आपको। अगर किसी मिनिस्ट्री में कोई मस्जिद या मंदिर पौराणिक या पुराने टाइम का बना हुआ है तो वो रहेगा, उसे तोड़ने का कोई राइट नहीं है किसी का, ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे ये देखो, नए लॉ के मुताबिक स्टेट वाइज लॉ अलग होता है। दिल्ली की बात करूं तो किसी भी पार्क में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आप नहीं बना सकते, क्योंकि वो बच्चों के खेलने का स्पॉट है। बच्चा खेलने कहाँ जाएगा? आज मंदिर मस्जिद की कमी नहीं है, इबादत करने वाले लोगों की कमी है कि इबादत कौन करेगा। आप देखिए, जुमा की नमाज होती, भीड़ आ जाती है बहुत। आप देखिए, ईद की नमाज हो जाती है, भीड़ आ जाती है बहुत। अब आप जो पर्टिकुलर डे की बात करेंगे उसमें मस्जिद में भीड़ कम रहती है। अब मंदिर का ही एजेंडा उठा लो, शिवरात्रि होगी तो भीड़ आ जाएगी, नवरात्रे होंगे तो भीड़ आ जाएंगे। तो आप लोग ये देखिए, बाकी टाइम हम एडजस्ट करते हैं। भाई एक आदमी है, पूजा पाठ करके निकला अपने ऑफिस की तरफ, शाम को अगर टाइम से नहीं पहुंच पाया तो एक ही टाइम की जो है उसने जो है पूजा पाठ की, तो हम लोग देखते हैं। ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इक्वल रिस्पेक्ट है। मैंने अभी आपको बता दिया, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, तो इसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है सेलिब्रेशन की, गस्टेड हॉलीडे की। तो है कि नहीं है? है। भाई गुरु तेग बहादुर जयंती मनाई जाती है, गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, हम लोग मुहर्रम मना रहे हैं, ईद बकरीद मना रहे हैं, हिंदू लोग अपना त्यौहार मना रहे, दिवाली, होली, सब में प्रोटेक्शन दी जाती है, गवर्नमेंट देती है प्रोटेक्शन, ज़रूरी भी है देना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी देता है। इंडिया में सेकुलरिज्म की बात किया जाए तो इंडिया में सेकुलरिज्म की बात करते हैं आर्टिकल 25 से 28 में। इसमें किसी धर्म को डोनेशन देना, उसके लिए बिल्डिंग बनाना, और उससे रिलेटेड एजुकेशन देना,
तो ये सब जो है हमारे अपने निजी अधिकार है, हम किस धर्म को माने ना माने। हम अपना धर्म अपनी इच्छा अनुसार चेंज भी कर सकते हैं, बस हमें फॉर्म भरना पड़ता है और कुछ नहीं होता। उसके बाद है कम्युनलिज्म। क्या है? कई बार हमने सुना होगा कम्युनल। कम्युनल कम्युनल का मतलब क्या होता है? हिंदी में ऐसे कहते हैं सांप्रदायिक। आप सांप्रदायिक दंगे सुने होंगे आपने। विभिन्न जाति धर्मों के बीच होने वाले दंगों को कम्युनल राइट या सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। कम्युनल का मतलब ये होता है जब कोई विशेष जाति, जब कोई ऊंची जाति किसी नीची जाति के लोगों को, मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाना, दूसरे को नीचा दिखाना, इन्फीरियर, उसी को कम्युनल कहते हैं। मैं हिंदुओं की 50 बुराइयां गिना रहा हूँ, वो मुस्लिमों की 50 बुराइयां गिना रहे हैं। कई लोग कहते हैं मुस्लिम अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं। भाई ये फैक्ट है। सगी नहीं होनी चाहिए, चाचा ताऊ में हो जाते हैं। साउथ इंडिया में आप देख लो, साउथ इंडिया में हिंदुओं में आपस में चाचा और इनमें शादी हो जाती है, उधर बुआ की लड़कियों में। तो है, अगर मुद्दा उठाया जाएगा तो ये मुद्दा कभी भी खत्म ही नहीं होगा। मुद्दा कभी भी खत्म नहीं होने वाला है किसी भी चीज का। मुद्दे को उठने ही मत दो, मेन एजेंडे पर बात करो, जिससे आपका घर परिवार चलेगा, आपके बच्चे शिक्षित होंगे, हम लोग शिक्षित होंगे। ऐसे एजेंडे पे बात करो, फालतू की बात करने से कोई फायदा नहीं है। भाई वो उस समय के लिए ठीक था, उस समय के लिए ठीक था, ट्रिपल तलाक ठीक था, अब थोड़ी ना ठीक है। वक्त के साथ साथ इंसान ने खुद को अपडेट किया। भाई कबीलों में लड़कियां ज्यादा होती थी इसलिए लड़के कम होते थे, इसलिए उनकी शादियां हो जाती थी। एक एक आदमी की 10 10 वाइफ होती थी, 15 15 होती थी। फिर बाद में 7 हुई, फिर 3 हुई, अब तो एक की भी नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें देखने वाली बात। कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। सबसे पहले देखते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। धर्मों की बात कर ली, अब कास्ट पे आ जाते हैं। देखिए, कास्ट बेस्ड वोटिंग हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में आपको कोई सरकार बनानी है, तो वहां पे दलित कम्युनिटी भी है, मुस्लिम भी है, ब्राह्मण भी है, और आपके यादव भी हैं। आपको चारों को साथ में लेने लेकर चलना पड़ेगा। मुस्लिम और दलितों का समर्थन आपको 100% चाहिए, तभी आप सरकार बना पाओगे। ये देख लेना, दोनों की तादाद ज्यादा है वहां पर। अब या तो यादव सरकार बनाएगा या बहन कुमारी मायावती बनाएंगी सरकार। भाई बहुजन समाज पार्टी जो है आपकी बनाई कांसी राम ने, कांसी राम की लीडरशिप में बनी। उसके बाद उनके जाने के बाद कौन संभाल रही उनसे? बहन कुमारी मायावती। अखिलेश यादव की जो है साइकिल है समाजवादी पार्टी। तो आप लोग यहाँ पर ये चीजें देख सकते हो कि दोनों में से किसी एक की गवर्नमेंट बनेगी, किसी एक पार्टी से हाथ मिला के। या तो कांग्रेस अखिलेश से हाथ मिलाएगी या बीजेपी मायावती से हाथ मिलाएगी, तभी सरकार बनेगी। और लेकर सभी कम्युनिटी को चलना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल अपील टू केस कास्ट आइडेंटिटी ड्यूरिंग इलेक्शन टू कंसोलिडेटेड वोट फ्रॉम स्पेसिफिक कम्युनिटी। तो यहाँ पर ये सारी स्पेसिफिक कम्युनिटी के बारे में बता दिया है मैंने। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टी गिव अ टिकट बेस्ड ऑन द कास्ट एंड कंपोजिशन। अब देखिए, दिल्ली 6 में अगर इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पे मजबूरन आपको कौन से लोग, एमएलए कौन से, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करने पड़ेंगे। कहीं दलितों का एरिया है तो दलित कैंडिडेट आपको खड़े करने पड़ेंगे। कहीं पर यादवों का मोहल्ला है तो वहां पर यादवों को टिकट देनी पड़ेगी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इस तरीके से कम्युनिटी बेस्ड जो है कास्ट कंपोजिशन देखते हैं। फिर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी टू मैक्सिमाइज देयर वोट शेयर। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? जो आपकी विधानसभा है जहाँ की। भाई जैसे दिल्ली में 70 सीटें हैं, तो आपका उसी हिसाब से अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीटें होती है विधानसभाओं की। तो उस आधार पर जो है वो कैंडिडेट को क्या करते हैं, अब एक एरिया से आप 4 कैंडिडेट खड़े कर दो, जीतने वाला सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कास्ट एसोसिएशन, यानी कि जातीय संघ बनाना। क्या बनाना? जैसे गुर्जर परिषटी हो गई, आदिवासी कम्युनिटी हो गई, तो हम लोगों ने संघ बना लिया और संघ ही बताएगी क्या करना है आपको। तो ये है कास्ट ग्रुप फ्रॉम form association that pressurize party to address their community
ग्रीवेंसेस एंड डिमांड। ग्रीवेंसेस उनके शिकायतें और इनके डिमांड को फुलफिल करना, उनके एजेंडे को उठाना, ये मेन बात होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। परसेंट सीटें चाहिए कितने? 6% सीटें चाहिए आपको नेशनल पार्टी बनाने के लिए। और नेशनल पार्टी आपसे दो ही तीन, आम आदमी पार्टी जो है अभी हाल ही में जो है नेशनल पार्टी बनी है, ठीक है। तो नेशनल पार्टी होती है पर्टिकुलर दो से ज़्यादा स्टेटों में जो हो या लोकसभा में 6% जो है सीटें मिली हो। अब 6% कितनी है? 543 मिलाओ इंटू में 6% हो गया इसका। तो 6% में आप लोग देख लो तो यहाँ पर कितना होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ से कर देते हैं। 6 3 जा कितना हुआ? 18। 6 4 जा आपका 24 और 1 25, 2 बचा। उसके बाद 6 5 जा 30, 30 और ये 32। अब ये पॉइंट लगा दो। तो इसका मतलब ये है 31 सीट चाहिए आपको लोकसभा में कि आप जो है नेशनल पार्टी बना सको। तो पॉलिटिकल पार्टी में तीन तरीके की आपको, दो तरीके की पार्टी मिलेगी। एक तो नेशनल पार्टी, दूसरा रीजनल पार्टी है। रीजनल पार्टी के बारे में अभी पीछे भी बहुत कुछ बता चुका हूँ, जिसका पर्टिकुलर किसी रीजन में अच्छा डोमिनेंस रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। सबसे मेन काम क्या है? इलेक्शन को कंटेस्ट करना, यानी चुनाव को लड़ना। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट बनेगी, और उसके बाद जो है आपकी ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन पॉलिसी, इसके बाद की चीज़ है। अब आप सोचो नहीं पहले हो जाए, नहीं, आप किसी बिहाफ पर किसी गवर्नमेंट को चुनते हो कि वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाएगा, और पॉलिसीज में सब मेन मेन वर्क पे काम करते हैं। ये आप सबको अच्छे से मालूम है। किसी एक एरिया में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, वो शॉर्ट आउट हो जाए, आपकी प्रॉब्लम खत्म। एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन मिल जाए 3 से 10 किलोमीटर के दायरे में, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो हम लोग यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखते हैं। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या है? फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन होते हैं। अब फंक्शन क्या है? पहला है कंटेस्ट इलेक्शन, यानी चुनाव लड़ना। तीन तरीके के चुनाव मैंने बता दिया भाई। अगर पीएम को चुना जा रहा है तो एमपी का इलेक्शन होगा। अगर सीएम को चुना जा रहा है तो एमएलए का इलेक्शन होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और अगर आप जो है किनको चुन रहे हो लोकल गवर्नमेंट में, तो वो तो काउंसलर या आप देखो अपने सरपंच चुन रहे हो। तो यहाँ पे कंटेस्ट इलेक्शन है। भाई इलेक्शन भी दो तरीके के, डायरेक्ट इलेक्शन है और इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट का मतलब ये होता है पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट का डायरेक्ट चुनाव होता है, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव। इनडायरेक्ट वो होता है पहले हम अपने एमएलए चुनते हैं, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलए चुने जाते हैं उसी का सीएम चुना जाता है। तो ये हो गया। दूसरा है मेक अ पॉलिसी। मेक पॉलिसी यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जब सरकार के रूप में पहुंचती है, एक कैरेक्टर पहुंचता है, हमें आशा होती है देश के भविष्य के लिए वो अच्छा काम करेगी। सबसे पहले पेंशन पे काम कर लेती है, राशन पे काम कर लेती है, एजुकेशन पे काम कर लेती है, सुरक्षा पे काम कर लेती है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी बिजली का बिल कम आए, हम चाहते हैं पानी का बिल कम आए। हमें वो सुविधा दी जाए जिसकी हम डिमांड रखते हैं। बाकी चीज़ें इसके बाद की होती हैं, क्योंकि जब इन्हीं से पैसा बचेगा तभी तो एजुकेशन के बारे में या अदर चीज़ों के बारे में या अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। जब है ही नहीं तो लाइफ स्टाइल के बारे में कौन सोचेगा? तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है बेटा फॉर्म गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बनाना। देखिए कॉलिजन गवर्नमेंट मैंने आपको बता दी, जब टू और मोर पावर जो हैं एक साथ वोट को रखती है अपने, जब किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती तब वहां पर कॉलिजन की गवर्नमेंट बनती है। और बाकी जो हैं आपकी पावर में कौन सी गवर्नमेंट आती है? जिसको मेजोरिटी मिलती है। जैसे 100 सीट है, 100 में से जिसके 50+1 आने हैं, तो अगर 51 सीटें मिल गई उसे 51, तो उसके सरकार बन गई। उसके बाद यहाँ पर जो है फिर एग्जीक्यूटिव पावर है। जब गवर्नमेंट बन जाती तो उसके पास सारी पावर आ गई। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कौन से कानून की ज़रूरत है, जुडिशरी जो काम कर रही है वो उसको ध्यान में रख के कानून बनाना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें। प्रोवाइड ऑपोजिशन,
कई लोग कहते हैं सर ये ऑपोजिशन क्या होता है। अगर किसी भी कंट्री को मोर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है और गवर्नमेंट आपकी डिक्टेटर ना हो, उसके लिए अपोजिशन पार्टी हमेशा सवाल करवाती भी है, सवाल बताती भी है। जैसे आप लोग ये देखिए, जीएसटी का फायदा सबको नहीं होता है। ऐसा कहा गया था कि जीएसटी इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो भारत में एक जैसे रेट हो जाएंगे, लेकिन स्टेट वाइज जो है रेट अभी भी सब जगह सेम नहीं है। तो हम लोग देखते हैं क्या है, अपोजिशन गवर्नमेंट अपोज करती है इनकी पॉलिसीज़ को कि भाई आपकी पॉलिसीज़ में ये गड़बड़ी है, ये गलतियां हैं, तो उसमें वो फिर सुधार करती हैं। अगर मुझे कोई बताने वाला ही नहीं होगा कि भाई मैं इस मामले में बेकार हूँ, तो मैं उस पर काम नहीं करूँगा। अगर मेरा कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो मैं मेहनत नहीं करूँगा, तो इंसान क्या खाली बैठ जाएगा। तो कॉम्पिटिटर तो चाहिए ना उसे। मैं अगर आगे निकल रहा हूँ किसी से, तो ये मेरी खूबियाँ है। अगर वो बंदा आगे निकल रहा है मेरे से, तो मेरी गलतियां हैं। तो हमें अपनी गलतियों को देखना पड़ेगा, कहाँ गलतियां हो रही। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और डिस्कस कर देता हूँ टाइप्स ऑफ नेशनल पार्टी है और इधर है स्टेट और रीजनल पार्टी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था। नेशनल पार्टी है रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन। देखिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। तो बीजेपी है, आईएनसी है, बीएसपी है, सीपीआईएम है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कब बनी, किसी को नहीं पता है। मोस्टली बच्चों को नहीं पता है किसने बनाई, ये भी नहीं पता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। बीजेपी 6-7 पार्टी मिला के ये 1980 में बनी है। इसमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ। मेन जो बीजेपी है ना वो बीजेएस है, भारतीय जनसंघ। किसने बनाया था इसको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनाया था, जिसका मेन एजेंडा है हिंदुत्व को मोटिवेट करना। और आज का जो हिंदुत्व है वो पुराने हिंदुत्व से बिल्कुल अलग है। अब हिंदुइज्म की बात की जाती है। हिंदुइज्म का मतलब क्या होता है, हर हाल में हिंदू की बात की जाती है, ठीक है। और हिंदुत्व का मतलब एक कल्चर पे बात की जाती है, एक संस्कृति पर बात की जाती है। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में एओ ह्यूम ने बनाई, जिसको हम पहली भारतीय राजनीतिक दल कहते हैं, भारत की पहली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, ये किसने बनाई है, कांसी राम ने 1984 में या 1980 के डिकेड में बनाई। जिसको आज संभाल रही है कौन, ये संभाल रही है आपकी मायावती, बहन कुमारी मायावती। फिर सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। सीपीआई सीपीआई में दो डिवीजन हुए, सीपीआई बना और एक सीपीआईएम। 1964 में इसमें डिवीजन हुआ था, क्योंकि एक पार्टी कर रही थी सपोर्ट जो है चाइना के बाद, जो है इनका डिवीजन हो गया था। और 1925 में बनी थी। इनका मेन एजेंडा ये है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के नियम कानून अच्छी तरीके से फॉलो कर लिए जाए तो देश में कभी किसी भी तरीके की कोई परेशानी ही नहीं होगी। अब और ये स्टेट के लिए आम आदमी पार्टी, दिल्ली पंजाब। फिर टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, जो जिसे हम कहते हैं दीदी की सरकार है, ममता बनर्जी की। जैसे आप लोग कहते हैं कि कई बांग्लादेशियों के साथ मिलकर जो है इनकी वोट आते हैं और सरकार बन जाती है। द्रविड़ मुनेत्र कंगनम है, तमिलनाडु में डीएमके, करुणानिधि, जिसके लीडरशिप में ये चलती थी, ये हिंदी भाषा को अपोज करके आई थी। समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, जो 90 के डिकेड में आई आपकी। तो आप लोग ये देख लीजिए, समाजवादी पार्टी है, ये क्या है, साइकिल वाला, हम लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। तो आप ये देख लो, स्टेट और रीजनल पार्टी, पर्टिकुलर रीजनल के लिए। अब आप सोचोगे साउथ इंडिया की पार्टी या शिवसेना आके महाराष्ट्र की पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी, कोई वोट वोट नहीं देगा उसे। ये बात आप लोग जान लो। तो ये है। अब आते हैं चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टी। अब चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टी में क्या है, भाई हर किसी के लिए चैलेंजेस हैं। एक तो वंशवाद की चुनौती है, इसमें क्या लिखा है अभी मुझे नहीं पता, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चैलेंजेस क्या है, वंशवाद।
गांधी और नेहरू जो है वो कांग्रेस पार्टी को आज भी चला रहे हैं, यानी कि इन्हीं के वंश के लोग चला रहे हैं। अस्तित्व में लाने वाला कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी। उसको आज तक पीएम बनने का ख्वाब देखा शुरू से उसने, लेकिन आज तक उसे किसी ने पीएम नहीं बनाया। क्योंकि पीएम बनने के लिए जोशीला आदमी चाहिए, देश की नीतियों को ध्यान में रखने वाला चाहिए, लोगों को क्या चाहिए वो है। तो लाल कृष्ण आडवाणी में वो सब चीजें नहीं है। वो ले गए पीएम मोदी साहब हमारे, 3 बार बन गए प्रधानमंत्री देश के, ठीक है। और बीजेपी को चलाने वाला है अमित शाह। उसकी वजह से ही जो है पॉलिटिकल पार्टी चलती है। तो पता है कब कहाँ क्या बोलना है और किस तरीके से जो है मुझे वोट बटोरने हैं। पिछली बार अयोध्या में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ था योगी आदित्यनाथ का, अयोध्या वालों ने ही उन्हें वोट नहीं दिया। उसके पीछे रीजन धर्म का नहीं था, कर्म का था। क्योंकि अयोध्या मंदिर जो बना वो तो ठीक था, लेकिन उसके आस पास के जितने लोग थे या वहां पर जो डिमोलिशन हुआ था घरों का, उसकी वजह से उन्होंने वोट नहीं दी। तो लोगों ने कहा अयोध्या से ही आपको वोट नहीं मिले जो कि मेन आपकी नगरी थी। तो बेटा चीजें ऐसे भी होती हैं। देखो मंदिर मस्जिद गिरजाघर मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, ये सब जो है जब कोई फेस्टिवल आता है तभी तक हम लोगों को अच्छा लगता है। उसके बाद जो है हम डिमांड करते हैं उन चीज़ों की जिससे हमारी डेली लाइफ चल सके। भाई अगर मैं गैर नमाजी बन जाऊं, नमाज पढ़ूं ही ना, तो मेरा घर नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा। लेकिन हम लोग मान कर चलते हैं कि साल में 2-3 त्योहार है, इसमें पूजा पाठ, मस्जिद में चले जाओ, जुमा की नमाज पढ़ लो, ये सब कर लो। तो यहाँ पे देखा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में मैंने आपको बताया वंशवाद की चुनौती जो है। और दूसरा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि सभी को एक जैसा अधिकार नहीं मिला हो। भाई बाकी एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता है, उसके बाद फॉलोवर है। पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए लीडर की जरूरत है, एक्टिविस्ट की, जिसको सक्रिय लोग कहते हैं। फिर कहते हैं हम लोग फॉलोवर, हम और आप जैसे लोग हैं फॉलोवर। लड़ने भिड़ने का काम कौन करता है? एक्टिविस्ट नहीं कर रहे हैं, हम और आप लोग कर रहे हो। एक्टिविस्ट क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं। जैसे कहीं पंडाल लगवाना हुआ, कहीं भंडारा करना हुआ तो एक्टिविस्ट आएंगे। लीडर तो बहुत बाद में आते, 1 घंटा बोल के चले जाएंगे, उनको क्या लेना देना इन सब चीजों से। तो पहले लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, हर पर्सन जो है पॉलिटिकल पार्टी में उसका स्थान वैसा नहीं होता, वो नहीं बात कर सकता, ठीक है। अगर हम लोग बात कहें कि भाई जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, बेटा मनमोहन सिंह जैसा बेस्ट आदमी आपको कहीं नहीं मिल सकता। और प्रणब मुखर्जी जैसा, दोनों बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं भारत के, थे। अब आप ये देख लीजिए, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट है कि उनकी राय मशवरा आज भी लोग लेते थे, अगर जिंदा होते तो लेते उनका राय मशवरा। आप ये देखिए 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन आया वो किसकी वजह से आया था? वो मनमोहन सिंह की वजह से आया था। 1991 में वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे और 1991 में जो है पीवी नरसिम्हा राव जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप देखिए उनके टाइम में आए। तो बेटा अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। उसी के बाद तो इंडिया में ठेका मजदूरी शुरू हो गई 2000 के डिकेड में। कई लोगों ने इसका भी अपोज किया, जैसे एआई का अपोज कर रहे हैं कुछ लोग कि बहुत लोगों की नौकरी चली जाएगी। सही बात है। चैट जीपीटी जब आ गया आपको आंसर यूं मिल जाएगा, और जितनी बार आप आंसर टाइप करोगे उतनी बार आंसर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये उसकी खामियां भी हैं। हो सकता है वो आंसर मुझे ना समझ में आए, हो सकता है वो एग्जामिनर को समझ में ना आए, हो सकता है उसके एग्जामिनर के सीट में जो लिखा हो उससे डिफरेंट हो जाए। तो आपको कहाँ तक चीजें मिलेंगी? तो सही नहीं है ये सब चीजें। अब देखो डिनेस्टिक सक्सेशन, डिनेस्टिक का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, यानी कि मेरा एम्पायर ही आगे बढ़ रहा है और कोई एम्पायर आगे नहीं बढ़ रहा। भाई 2000 आपका 14 की बात करें हम लोग, तो आम आदमी पार्टी पावर में आ गई थी। अब देखो कंटिन्यू पावर में आ गई हो, कंटिन्यू। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम नहीं, नामो निशान नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई कुछ नहीं, पहली बार आके दिल्ली जैसे शहर में पैर जमा लिया उसने। तो अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की डिमांड को उसने रखा। लोग जिससे मसीहा क्यों कहने लग गए? क्योंकि भाई उनकी डिमांड अगर पूरी हो जाए, मेरी पूरी हो जाए, कि मैं कहूँगा हाँ जी ये गवर्नमेंट सही है, तो हमारा काम पूरा होना चाहिए। चाहे गवर्नमेंट ने कैसे करके किया हो, हमारा काम पूरा हो जाएगा, हम कहेंगे हाँ भाई सब ठीक ठाक है।
नेक्स्ट में देखते हैं, जैसे लीडरशिप इज पास फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ मेरिट। तो मैंने आपको बताया एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो वही काम करेंगे। उसके बाद है मनी एंड मसल्स पावर। बिना मनी के बेटा कल्पना भी मत करना कोई भी पॉलिटिक्स में आने की। और मसल्स पावर कहते हैं मेरे पीछे कितने लोग खड़े हैं लड़ने भिड़ने के लिए, या मेरी बात रखने के लिए, या उसको फॉलो करवाने के लिए। तो मसल्स पावर इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बाहुबली लोग ही इलेक्शन जीत पाते हैं अगर उनके पास पैसा है और मसल्स पावर है तो। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, के आएंगे आपके 3 मार्क्स के आएंगे और केस स्टडी बेस आएंगे, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग पूछा जाता है क्योंकि हमारी अभी तक आपसे डेमोक्रेसी पर ही बात चल रही है, तो वही बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे पहला देखते हैं, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के आउटकम क्या है, क्या इसके परिणाम है, क्या चीज़ें देखते हैं। डेमोक्रेसी मैंने आपको बता दी, द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। एक इंटरेस्टिंग बात बता दो, डेमोक्रेसी की आज तक कोई परिभाषा या डेफिनेशन नहीं बनी है। इसे लोग अपने तरीके से देखते हैं और एक अपनी राय बना लेते हैं। डाइवर्सिटी वाली कंट्री में अलग डेमोक्रेसी, यहाँ भीड़ तंत्र है, भीड़ तंत्र है। अब आप ये देख लो, जितनी ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री इलिटरेट सोसाइटी में होगी ना, उस देश का कभी भी उद्धार नहीं हो पाएगा। इस देश को आज भी जो है कुछ फील्ड में राजतंत्र की यहाँ जरूरत है, कुछ फील्ड में यहाँ डिक्टेटरशिप की जरूरत है, तभी देश के लोग चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। यहाँ रिलीजन के नाम पे यहाँ अननेसेसरी बहुत सारी जो हैं हमारे सामने चैलेंजेस है, जो कि होने नहीं चाहिए। वो सब चीज़ें गवर्नमेंट को देखना चाहिए, हो तो क्यों ना हो। अगर आपने किसी को पकड़ लिया तो उसकी जमानत हो जाती है, क्योंकि अगर क्राइम जो है 7 साल की सजा से कम का है तो उसमें अगले दिन आपको जमानत मिलनी तय है। जमानत अगले दिन नहीं मिलेगी तो 10 दिन बाद मिलेगी, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको मिल जाएगी। तो ये भारत का कानून है। तो जब आपको पता है कि आप चेन स्नेचिंग करोगे, किसी को साथ छेड़छाड़ करोगे, आप छूट जाओगे अगले दिन, तो भाई आप कानून को क्या मानोगे? कानून के साथ कोई भी खेल जाता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री यूएस जैसी कंट्री के लिए अच्छा, यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्री के लिए अच्छा, हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है ये। अब देखते हैं इसमें क्या है। व्हाट डज अ डेमोक्रेसी एक्चुअली डिलीवर फॉर दिस सिटीजन, दिस चैप्टर evaluate democracy not just as a form of government but as a system that must be judged by its result impact people lives। पीपल की लाइफ पर क्या इफेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमें देखनी है। यहाँ पर व्हाट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस, सबसे पहला क्या चीजें हैं यहाँ पर, यही आपका 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। तो हम लोग पहले देखते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इन अ डेमोक्रेसी लीडर आर इलेक्टेड एंड कैन वोटेड आउट, दिस मेक देम आंसरेबल। इसका मतलब ये है हर चीज के लिए जो है आंसरेबल होनी चाहिए, जिम्मेदार। मैंने कुछ पूछा तो अकाउंटेबल ही तो होगी गवर्नमेंट। भाई मैंने कहा आपने 20 पॉलिसीज की बात की थी, आपने ये इम्प्लीमेंट नहीं की, फिर वो कहेंगे नहीं ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट किए। हाँ इम्प्लीमेंट हुई है, मैं कहूँगा हाँ, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही, तो वो बात अलग है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसके बाद है इक्वालिटी एंड डिग्निटी। इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी का मतलब होता है अंतरात्मा। सपोज करो एक बूढ़े आदमी ने कोई क्राइम किया तो उसको घसीटते मारते पीटते थोड़ी ना, मारना पीटना तो है ही नहीं है इंडिया के किसी लॉ में। तो आप उसके अकॉर्डिंग, और अगर वो बीमार है तो सबसे पहले आप उसका इलाज कराओगे। आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आप मेंटली और फिजिकली बीमार हो तो कोई भी गवर्नमेंट या जुडिशरी आपको फांसी नहीं दे सकती जब तक आपकी सिचुएशन पहले जैसी ना हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन है तो गवर्नमेंट ने लॉ बना रखे, डिग्निटी है, अंतरात्मा है। एक इंसान जाते जाते गिर गया, हो सकता है उसने 20 लोगों को गोली मारी हो, लेकिन डॉक्टर के पास जब इलाज के लिए आएगा, वो इलाज करेगा, वो उसका बैकग्राउंड नहीं देखेगा कि ये कौन से बैकग्राउंड से, इसको तो मार देना ही अच्छा नहीं। वो उसका पेशा है डॉक्टर का, उसको ठीक करना। और पुलिस वाले भी नहीं मारेंगे उसको, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में अच्छे से समझाया जाता है
कि भाई अपनी बात रखने का इसको भी मौका दिया जाए। जो क्रिमिनल है वो भी, उसको भी मौका दिया जाता है, और जिसके ऊपर क्राइम हुआ है वो तो खैर इस दुनिया में ही नहीं बचा है, तो उसकी तरफ से कौन बात रखेगा, ये भी एक सवाल है। बेटर डिसीजन मेकिंग क्या है? बेटर डिसीजन मेकिंग तो ये है, डेमोक्रेटिक डिसीजन आर टेकन थ्रू डिस्कशन, डिबेट एंड कंसल्टेशन। डिस्कशन का मतलब है आपसी बातचीत करना, डिबेट का मतलब है वाद विवाद करना। अब वाद विवाद क्या है? जैसे समलैंगिकता, जिसको होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे रखी है, दो सिंगल जेंडर के लोग भी आपस में शादी कर सकते हैं। तो भाई दे रखा, डेमोक्रेसी है। एक किन्नर अपना समाज बना सकता है, बढ़ा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, दे रखा है उसमें सब चीजें। तो आप लोग क्यों मान्यता जो है रद्द करने पे तुले हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ सोच समझ के ही तो फैसला दिया है। तो जो मैंने आपको बताया, होमोसेक्सुअलिटी या आपका समलैंगिकता, इस पर डिबेट हुआ है, वाद विवाद हुआ है कई बार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दे रखा है। दो सिंगल जेंडर के लोग भी शादी भी कर सकते हैं, अपना घर परिवार बसा सकते हैं, ये ऑर्डर दे रखा है। क्योंकि भाई आदमी की एक ही जाति है साइंटिफिक, जिसको होमोसेपियंस कहते हैं, ये बात का ध्यान रखना। एंड कंसल्टेशन, ज़रूरत है सलाह लो। मैंने आपको बताया कि इंडिया का चीफ जस्टिस किसी भी मसले पर अगर प्रेसिडेंट उससे सलाह मांगे तो वो दे सकता है, लेकिन मानने के लिए प्रेसिडेंट उसे बाध्य नहीं है। तो ये है, मेकिंग दैम मोर ट्रांसपेरेंट एंड लेस प्रोन टू एरर। अब देखिए, ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो काम हो रहा है हमें नहीं पता क्या हो रहा, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है हमें कुछ भी नहीं पता है। हमें वो चीज़ें बताई जाती जो बताई जानी चाहिए, बाकी कोई चीज़ें हमें नहीं बताई जाती। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। क्या है? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि विवादों का समाधान करना है। अब डेमोक्रेसी प्रोवाइड पीसफुल मैकेनिज्म। इलेक्शन हो रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी बिना इलेक्शन के जीत जाएगी, तो इलेक्शन होते हैं। कोर्ट क्या है? तीन तरीके के, डिस्ट्रिक्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। तो नेगोशिएशन, यहाँ पर बातचीत होती है, रेजोल्यूशन होता है, बिना कॉन्फ्लिक्ट बिना वायलेशन के बात रखी जाती है, मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, काम खत्म। तो यहाँ पर ये चीज़ें। चैप्टर नंबर 6 में है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी में हम लोग क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस यही है, ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनलिज्म है, सोसाइटी है, जेंडर है, डिस्क्रिमिनेशन है, राइट्स है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स है। तो हम लोग देखते हैं ये सारे जो हैं हमारे क्या है, चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी के लिए, वो देखने हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, डिस्पाइट इट स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी फेसेस सीरियस चैलेंजेस दैट मस्ट बी एड्रेस्ड टू मेक ट्रूली इफेक्टिव। अब देखिए, उनका पता लगाना है और उनको रिजॉल्व करना है। और कुछ चीज़ें रिजोल्यूशन नहीं होता, समय के साथ साथ वो कम हो जाती हैं। जैसे कास्टिज्म और रिलीजन, ये समय के साथ साथ जब आप लोग पढ़ लिख जाएंगे, जब रियल में आपको आपकी डिमांड पता चलेगी, तब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ ये चीज़ें देखने वाली हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेजर चैलेंजेस क्या फेस करती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। तो मेजर चैलेंजेस में आप लोग देखिए क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, इंडियन जुडिशरी का क्या सिस्टम है। अगर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगी हुई है या मैं एक्यूज हूँ, देखिए एक्यूज का मतलब है मैं अपराधी नहीं हूँ, मेरे ऊपर जो है केस बनाया गया है, लेकिन वो कोर्ट में अब चल रहा है। लेकिन जब तक भारतीय न्यायपालिका मुझे जो है क्रिमिनल डिक्लेयर ना कर दे, तब तक मैं नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं चुनाव जीत भी सकता हूँ उसके बिहाफ में। तो आप लोग ये देख लीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, यानी कि भारत में ये कहा गया है ऐसे पर्सन को टिकट ना दे जिसके ऊपर कोई भी सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटी का जो है एलिगेशन लगी हुई है। लेकिन फिर भी दी जाती है, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर क्राइम साबित नहीं हुआ है। ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंसान जो है तब तक क्रिमिनल नहीं डिक्लेयर हो जाता जब तक उसे भारतीय न्यायपालिका, भारतीय जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी डिक्लेयर ना कर दे। पहला, करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन। करप्शन, भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार क्या है मुझे क्या मालूम, भ्रष्टाचार आप हर जगह देख लो, किसी का काम जल्दी हो रहा है, किसी का काम देर में हो रहा है, कोई दो दो महीने से भटक रहा है। तो करप्शन क्या है? हर जगह पैसे की डिमांड है, पैसा नहीं है तो कोई काम करना पड़ेगा आपको उसके बदले में, तो करप्शन है। क्रिमिनल एक्टिविटी क्या है? क्रिमिनल एक्टिविटी के भी बहुत तरीके के टाइप्स हैं।
कुछ चीज़ों में बेल हो जाती, कुछ में नहीं होती, कुछ बेलेबल है, कुछ नॉन बेलेबल है। किसी में आपको बेल इजिली मिल जाती, किसी में नहीं मिलती है। अब क्रिमिनलाइजेशन में वाइड स्प्रेड करप्शन अमंग पॉलिटिशियन एंड ऑफिशियल एरोड्स पब्लिक ट्रस्ट। बहुत से नेता प्रेजेंट टाइम में जिनमें बहुत सारे जो है करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, क्रिमिनल के एलिगेशंस लगे हुए हैं, लेकिन वो भारतीय पद पर हैं। नाम बताने से बहुत जगह विवाद भी शुरू हो जाता है। तो आप बैकग्राउंड किसी भी लीडर का निकाल के देखो पुराने। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, पीएम और जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है ना, हमेशा एकदम साफ सुथरी पोस्ट होती है। इसमें कभी एकाध कोई गलती से आदमी पीएम प्रेसिडेंट बना होगा जिस पर किसी राइट्स के एलिगेशन लगे हुए हैं या किसी पर सीरियस क्राइम जो है लगा हुआ है। बाकी जितने भी सीरियस क्राइम वाले जो पर्सन है तो वो देखोगे आप एमपी एमएलए ये सब होंगे। बाकी ऊपर की जो पोस्ट होगी सीएम की होगी या अदर, वो सब जो है ठीक रहती है 90%। अब देखिए इसमें क्या है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी को एग्जिस्ट विद डीप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हर एक पर्सन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, पावर और पोजीशन और मनी पावर, ये तीनों चीज़ें बहुत मैटर करती है हर एक चीज़ में। अब क्या मैटर कर रही हैं? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मैंने आपको बता दिया। पैसा नहीं है तो चुनाव कहाँ से लड़ोगे? पैसा है तो बाहुबल नहीं है, मसल्स पावर नहीं है, कहाँ से चुनाव लड़ोगे? तो इनइक्वालिटी अपने आप में हो गई। ठीक है, तो आप लोग ये भी देख सकते हो। और कुछ पर्सन ऐसे उन्हें ज़बरदस्ती पद दिया हुआ है हर चीज़ का। क्यों दिया? वो उस पद के मायने नहीं जानते। उनको पता है देश का जो आईएएस ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो काम करेगा, वो हमें पॉलिसी बताएगा और हम उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। देश का भी उद्धार होगा और हमारा भी उद्धार होगा। तो ये चीज़ें। उसके बाद जो है आप यहाँ पर ये देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट, कॉलिजन ब्रेकडाउन एंड डिफेक्शन। डिफेक्शन किसे कहते हैं? दल बदल को। वो खत्म हो गया 2003 में, कंप्लीटली खत्म हो गया। अब डिफेक्शन 2003 में था, जिसे कहते थे दल बदल करना। अगर मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपॉर्चुनिटी दी है मेरी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाओ, मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगी बदले में और सारी फैसिलिटी, तो मैं अपना बैग उठाऊंगा और बीजेपी में भाग जाऊंगा। कांग्रेस कह रही नहीं 10 करोड़ देगी, मैं फिर से बैग उठा के कांग्रेस में आ जाऊंगा। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ जब 2003 में पारित हो गया है, तो मैं एज अ एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और जीत गया, तो जब तक मेरा टाइम पीरियड है तब तक मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जा नहीं सकता दोबारा। अब जाऊंगा कब? जब मेरा टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। तो मुझसे एक जो है वो एक मेमो भरवा लेते हैं, जिसमें जो है पार्टी के अध्यक्ष का साइन होता है और मेरा साइन होता है कि भाई मैं अपनी मर्जी से ये पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। इसके बाद मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखना। और अपने टाइम पीरियड में तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा सकता हूँ मैं। हाँ, अगर हार गया हो सकता है मैं दल बदल लूं, जीत गया तो कोई दूर दूर तक मसला नहीं। क्रिएट इंस्टेबिलिटी, दिस डिसरप्ट पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। भाई देखो, आज के टाइम में सबको पैसा कमाना है। उसको पता है कि मुझे उस पॉलिटिकल पार्टी में जाने से बहुत फायदा है और उस लीडर को भी पता है इसको बुलाने से फायदा है, तो दोनों ही जाएंगे। भाई मेन काम पैसों का है आज के टाइम में, मेन काम है लाइफ स्टाइल का, मेन काम है पावर का। कई लोगों को पावर चाहिए, कई लोगों को पैसा चाहिए। तो आप लोग देखो, बहुत से कांग्रेसी लीडर जो है बीजेपी में चले गए, बहुत से बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी में आ गए। तो ऐसा होता है और होता रहेगा। लेकिन उसे दल बदल नहीं कहेंगे, जब वो अपना टाइम पीरियड पूरा कर लेते तब ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी हैं इसमें। अब फेडरलिज्म है, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, जो मैंने अभी ऊपर आपको डिस्कस भी कर दिया है। ये इस तरीके के क्वेश्चन इसमें दिए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन 2026 में। जैसे इसमें है पावर शेयरिंग से रिलेटेड है, हॉरिजॉन्टल पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वर्टिकल है जो आपको ऊपर क्लियर कर दिया जिसमें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बताएं। फिर फेडरलिज्म है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन, कमिंग टुगेदर, होल्ड टुगेदर है, ये आपको समझाया मैंने। फिर है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल गवर्नमेंट को आपको मैंने क्लियर किया। ठीक है, उसके बाद है इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको बताया इसमें लोकल गवर्नमेंट में वुमन को 33% रिजर्वेशन दिया गया है। उसके अलावा मैंने आपको इसमें
दो तीन चीज़ें और ऐड की, SC ST को भी इसमें रिजर्वेशन दिया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया है। फिर आ जाओ यहाँ पे, सेकुलरिज्म बता दिया, आर्टिकल 25 से 28, ये मैंने आपको समझा दिया। फिर रीजनल इफेक्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, फिर मैंने आपको सेकुलरिज्म से रिलेटेड बताया। हर एक की पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा इन्होंने अलग सेट किया है, जिसमें मैंने आपको आदिवासी सोसाइटी ये सब बताया है। एक्सप्लेन 3 चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टी, अभी मैंने क्लियर कर दिया आपको, जिसमें मैंने आपको वंशवाद की चुनौती, मनी पावर, मैन पावर, ये सारी चीज़ें बताए। व्हाट आर द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, वही लेजिटिमेट गवर्नमेंट है आपका, रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे मैंने आपको बताए हैं। अब इसमें ये क्विक रिकैप की डेफिनेशन है। टर्म है पावर शेयरिंग, मैंने आपको पावर शेयरिंग का बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग ऑर्गन। अब पावर शेयरिंग में जैसे हमने देखा, पावर शेयरिंग में क्या बताया मैंने, पावर शेयरिंग में मैंने आपको बताया ऑर्गन के बारे में, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, ये सारी चीज़ें बताई। फिर फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म में 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बताया, सेंट्रल और स्टेट। डिसेंट्रलाइजेशन है, फिर डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल गवर्नमेंट को बताया सेंटर और स्टेट की पावर किस तरीके से ट्रांसफ़र की जाती हैं। फिर और चीज़ें अगर देखें तो इसमें मैंने बताया डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल गवर्नमेंट आपको बता दी। सेकुलरिज्म ऊपर क्लियर कर दिया आर्टिकल 25 से 28 में। और सेकुलरिज्म में बताया कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन की को प्रायोरिटी देती है। फिर पॉलिटिकल पार्टी बता रखा है मैंने, पॉलिटिकल पार्टी में मैंने आपको बताया है कि पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज इलेक्शन कमीशन करता है, और ये क्या करती है, आगे जाके इलेक्शन लड़ती हैं तब गवर्नमेंट बनती है। कॉलिजन गवर्नमेंट भी क्लियर कर दी मैंने आपको, कि कॉलिजन गवर्नमेंट 2 और मोर गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी मिलके बनाती जब सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती। फिर कम्युनलिज्म है, किसी एक धर्म या जाति को सुपीरियर मान के बाकी को इन्फीरियर मानना, ये है।